नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है लोकतंत्र संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण। तो आधुनिक विश्व के अधिकांश राज्य लोकतंत्रात्मक होने का दावा करते हैं। यहाँ तक कि हिटलर ने भी लोकतांत्रिक शासन की बात करते हुए अपने शासन को जर्मन लोकतंत्र कहा था। हर कोई लोकतंत्र जैसी लोकप्रिय संस्था के साथ जुड़ाव रखता है और ये मानता है कि उसका शासन व्यवस्था कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक रूप है। देखिए, इसमें एक बात तो तय है कि लोकतंत्र संबंधी अलग अलग दृष्टिकोण हैं, वो आपको जानने चाहिए। और लोकतंत्र के जो दृष्टिकोण सामने आए हैं उसमें मुख्यतः है लोकतंत्र का पारंपरिक उदारतावादी दृष्टिकोण, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, बहुलतावादी सिद्धांत, मार्क्सवादी दृष्टिकोण और समाजवादी दृष्टिकोण। तो आइए जानते हैं इन सभी दृष्टिकोणों को। तो सबसे पहला दृष्टिकोण जो है वो लोकतंत्र का पारंपरिक उदारतावादी दृष्टिकोण है। इसे हम प्रतिष्ठित या लोकप्रिय सिद्धांत भी कह सकते हैं। पिछली 3 शताब्दियों में ये सिद्धांत विकसित हुआ है। इसके समर्थक मुख्य विचारक बेंथम, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, इब्राहम लिंकन आदि ने इस उदारतावादी धारणा को स्वीकार किया है। लोकतंत्र के उदारतावादी सिद्धांत का विकास आधुनिक युग के आरंभ के साथ देखा जा सकता है। पुनर्जागरण तथा सुधारवाद के सांस्कृतिक व धार्मिक आंदोलन ने व्यक्ति के मूल्य को सर्वोच्च माना। हॉब्स ने लोकतंत्र के दृष्टिकोण के जिस महत्वपूर्ण तत्व को विकसित किया था वह था सरकार या राज्य व्यक्तियों के आपसी समझौते का परिणाम। लॉक ने भी राजनीतिक सत्ता को जनता की सहमति पर आधारित बताया। 18वीं शताब्दी में तर्कवाद के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने स्वतंत्रता को महत्व दिया और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की 3 शक्तियों विधायी, कार्यकारी तथा न्यायिक में शक्ति पृथक्करण की सिफारिश की। रूसो ने लोकतंत्र की आत्मा के रूप में सामान्य इच्छा के सिद्धांत को महत्व दिया था। 18वीं शताब्दी में ही अमेरिका तथा फ्रांस की क्रांतियों में लोकतंत्र के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया गया था। लोकतंत्र के उदारवादी दृष्टिकोण का बुनियादी तत्व यह है कि सभी व्यक्ति समान हैं, व्यक्ति अपना भला बुरा स्वयं सोचने की शक्ति रखता है तथा शासन जनता द्वारा स्वयं संचालित होना चाहिए और राजनीतिक सत्ता जनता की अमानत है। सरकार सीमित होनी चाहिए और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। जहाँ तक आलोचना का प्रश्न है तो लोकतंत्र के इस उदारवादी दृष्टिकोण की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह सिद्धांत राजनीतिक समानता पर बल देता है, लेकिन राजनीतिक समानता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यह सिद्धांत शासन का संचालन जनता द्वारा मानता है, जबकि जनता का राजनीति में हिस्सा लेना लोकतंत्र को भीड़तंत्र बना देता है। इस सिद्धांत की आलोचना इसलिए भी की जाती है कि लोकतंत्र का उदारतावादी सिद्धांत मूल्यों तथा आदर्शों पर अधिक बल देता है और राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं पर कम ध्यान देता है। दूसरा सिद्धांत लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है। मॉस्का, पेरेंटो, मिचेल्स, बर्नहम ये सारे विचारक थे जो कि लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। इन लेखकों ने उदारतावादी लोकतंत्र को शंकास्पद माना है और ये कहते हैं कि आधुनिक युग में हर शासन अल्पतंत्रीय है, जिसमें केवल कुछ ही व्यक्तियों के पास शक्ति जो है वो निहित होती है। पेरेंटो ने इसे शासक विशिष्ट वर्ग गवर्निंग एलीट कहा है, मॉस्का ने राजनीतिक वर्ग पॉलिटिकल क्लास कहा है और मिचेल्स ने शक्ति विशिष्ट वर्ग पावर एलीट कह के पुकारा है। तो इस प्रकार लोकतंत्र का जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है वो इसकी धारणा आरंभ में लोकतंत्र के सिद्धांत के प्रतिकूल थी, किंतु अब इसे लोकतंत्रीय सिद्धांत के आधार के रूप में स्थापित किया जाता है। इसके बुनियादी तत्व ये हैं कि सरकार जनता के द्वारा नहीं हो सकती, जनता के लिए हो सकती है। और ये विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत कहता है कि लोकतंत्र वह है जहाँ जनता केवल चुनाव के द्वारा अपने शासक को चुनती है। बिना विशिष्ट वर्ग के प्रजातंत्र नहीं हो सकता, वो केवल भीड़तंत्र होता है। इस विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है। ये कहा जाता है कि इस सिद्धांत का विश्वास जनता में न होकर केवल नेताओं के विशिष्ट वर्ग में है। ये भी कहा जाता है कि यह सिद्धांत केवल नेताओं में श्रद्धा रखता है तथा केवल उन्हीं को लोकतंत्र में सुरक्षित दायित्व सौंपता है। लोकतंत्र का बहुलतावादी सिद्धांत का जहाँ तक देखा जाए तो लोकतंत्र के बहुलतावादी सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था को बहुलतावादी साबित करते हुए इसे विशुद्ध लोकतंत्रीय बनाना है तथा सोवियत संघ और साम्यवादी व्यवस्थाओं को लोकतंत्र विरोधी साबित करना है।
बहुलतावाद का मूल मंतव्य है कि अनेकता में एकता स्थापित करना लोकतंत्र है, अनेकता को नष्ट करना अलोकतांत्रिक है। बहुलतावादी लोकतंत्र को रॉबर्ट डहल ने बहुतंत्रवाद कहा है। बहुलतावादी लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें नीति निर्धारण का काम समाज के विभिन्न हित आपसी विचार विनिमय से करते हैं। बहुलतावादियों की मुख्य धारणा यह है कि शक्ति का प्रयोग, विशेषकर राजनीति नीतियों का निर्धारण, समाज की सब संस्थाओं तथा हितों को मिल बांट कर करना चाहिए। तो लोकतंत्र के बहुलतावादी दृष्टिकोण के कुछ तत्व हैं। ये कहता है कि बहुलतावादी लोकतंत्र का आधार व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तियों के संगठन और दबाव समूह हैं। बहुलतावादी लोकतंत्र का दूसरा आधार संप्रभुता की बहुलतावादी धारणा है। ये कहते हैं कि राज्य की शक्ति सीमित होनी चाहिए और जनता को नीति निर्धारण में हिस्सा उसके व्यवस्थित संगठनों के माध्यम से होना चाहिए। तो लोकतंत्र के बहुलतावादी सिद्धांत की आलोचना मुख्य रूप से इस रूप में की जाती है कि इसमें संगठित समूह और संस्थाओं को महत्व देता है, न कि व्यक्तियों को। यह सिद्धांत राजनीति को दबाव गुटों की राजनीति बना देता है। जहाँ तक लोकतंत्र का मार्क्सवादी दृष्टिकोण का सवाल है, लोकतंत्र की साम्यवादी धारणा मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित है। यह लोकतंत्र की द्वंद्वात्मक व्याख्या है। साम्यवादियों ने लोकतंत्र को नए अर्थों में ग्रहण किया। सोवियत संघ तथा चीन के शासकों को जनवादी लोकतंत्र कहा जाता है। मार्क्सवाद लोकतंत्र को एक शासन व्यवस्था के अलावा मूल्यों की एक व्यवस्था समझता है। लोकतांत्रिक मूल्यों में आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, शासन में जनता का हिस्सा तथा शोषण की अनुपस्थिति को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मजदूर वर्ग की तानाशाही केवल एक वर्ग का राज्य है। हर राज्य लोकतंत्र की तरह यह पूर्ण लोकतंत्र नहीं है। मार्क्सवादी पूर्ण लोकतंत्र को तर्कसंगत नहीं मानते क्योंकि सारे लोगों की शासन व्यवस्था आपस में एक विरोधाभासी बात है। तो इस प्रकार मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि मजदूर वर्ग की तानाशाही या साम्यवादी लोकतंत्र जो है वो एक वर्ग की तानाशाही है, जबकि लोकतंत्र तमाम जनता, अमीर और गरीब का शासन है। यह मजदूरों के अतिरिक्त अन्य वर्गों का दमन करता है, जबकि लोकतंत्र में किसी वर्ग दूसरे वर्ग को खत्म करने की बात नहीं होती। पांचवा दृष्टिकोण लोकतंत्र का समाजवादी दृष्टिकोण है। समाजवादी लोकतंत्र का मॉडल उदारतावादी और मार्क्सवादी लोकतंत्र का समन्वित रूप है। समाजवादी लोकतंत्र में राजनीतिक समाज के मूल्यों तो उदारतावादी लोकतंत्र के समान हैं, लेकिन स्वतंत्रता, राजनीतिक समानता, सामाजिक और आर्थिक न्याय तथा जन कल्याण की साधना के साधनों को माना जाता है। लेकिन साधनों की दृष्टि से समाजवादी लोकतंत्र साम्यवादी विचारधारा के समीप लगते हैं। इन लोकतंत्रों में समानता के आर्थिक पहलू पर ज़्यादा बल दिया जाता है। इस प्रकार लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोणों के विवेचन से स्पष्ट है कि लोकतंत्र की अवधारणा समय समय पर परिवर्तित होती गई। यह कहना कठिन है कि लोकतंत्र का श्रेष्ठतम दृष्टिकोण कौन सा है, लेकिन ये समझना आसान है कि लोकतंत्र के सभी दृष्टिकोण, चाहे वह लोकतंत्र का पारंपरिक और उदारतावादी दृष्टिकोण हो, चाहे लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत हो, चाहे लोकतंत्र का बहुलतावादी सिद्धांत हो, चाहे लोकतंत्र का मार्क्सवादी दृष्टिकोण हो या लोकतंत्र का समाजवादी दृष्टिकोण हो, सभी दृष्टिकोणों में इस बात पर ज़रूर बल दिया गया कि सब व्यक्तियों की समानता हो। व्यक्ति अपना भला बुरा स्वयं सोचने की शक्ति रखता है। शासन जनता द्वारा स्वयं संचालित होना चाहिए और सरकार बहुमत की होनी चाहिए। जनता की इच्छा सरकार की शक्ति का आधार हो। राजनीतिक सत्ता जनता की अमानत हो। सरकार का उद्देश्य सामान्य जन का भला करना होना चाहिए और अंततः व्यक्ति का चहुमुखी विकास होना चाहिए। तो सीमित सरकार की धारणा जो है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र संबंधी सभी दृष्टिकोणों में पाई जाती है, लेकिन जहां उदारवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और फिर समाजवादी सिद्धांत, सभी सिद्धांतों में मुख्यतः कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है, लेकिन सबके केंद्र में व्यक्ति की उन्नति, व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता के अधिकार और व्यक्ति के अधिकार संपन्नता और शासन का एक मर्यादित आचरण कहीं ना कहीं आचरण की बात कहीं ना कहीं इसमें मौजूद रही। तो हम जो है वो अब तक लोकतंत्र का अर्थ देख चुके, लोकतंत्र के स्वरूप देख चुके, लोकतंत्र संबंधी अलग अलग दृष्टिकोणों को हम देख चुके और अब हम जो है अपने आने वाले टॉपिक में लोकतंत्र के गुण और दोष देखेंगे। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों को भी हम देख चुके। अब हम भारत में लोकतंत्र के कौन कौन से अवरोध हैं उसको देखेंगे और उन अवरोधों को दूर करने के कौन से
उपाय हो सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में अंतर भी देखेंगे। तो ये आपके सिलेबस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जिनकी कि मैंने आपसे चर्चा की है। आप इसे पढ़ें और इसके नोट्स बनाएं, और अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का शुभकामनाएं।